नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। आज हम आरएस के लिए नैनोटेक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कंप्लीट टेक पढ़ाने के लिए बोला ही था भाई। तो आज से हम है ना नैनो टेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं। चलो, मैंने आपको जो भी बच्चे क्लास में नए हैं वो पारुल आडवाणी साइंस एप्लीकेशन है, ये इसको डाउनलोड कर लो। इस पर आपको ऑल एग्जाम्स के थ्योरी कोर्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आरएस एग्जाम का भी मिल जाएगा। चलो तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं ना। हो जाएगी आपकी थ्योरी इस महीने में कंप्लीट, फिर मैं आपको करा दूंगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अभी फेब में है एग्जाम, है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज नैनो टेक्नोलॉजी। तो देखो भाई, नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है। नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। 10 की घात -9 आकार के पदार्थों का मतलब किसी भी पदार्थ को तोड़ करके उसको नैनो साइज पर पहुंचाना और फिर हर चीज को नैनोटेक के द्वारा तैयार करना। जैसे आपने देखा है ना, साइज कम होता जा रहा है। पहले हमें ना ऐसे टीवी लाते थे वो जिसमें पूरा कोना भर जाता था। आजकल हम फ्लैट डिस्प्ले लेके आते हैं जिसको दीवार पे ही लगा देते हैं। तो नैनो का मतलब क्या है, साइज छोटा और काम पूरा, है ना। तो इसमें पदार्थों को कौन से स्तर पर तैयार किया जा रहा है, नैनो स्तर पर तैयार किया जा रहा है। इससे नैनो सर्जरी की जाती है, इसके लिए नैनो रोबोट्स बनाए गए, नैनो बल्ब बनाए गए। तो इस प्रकार के इसके अचीवमेंट्स हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कल से हम अचीवमेंट्स पढ़ेंगे। चलो भाई, कण के आकार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया। मैक्रो साइंस, साइंस को 4 भागों में बांटा गया है। मैक्रो साइंस, माइक्रो साइंस, नैनो साइंस, क्वांटम साइंस। जो मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो साइंस में जो कणों का आकार होता है वो 10 की घात -3 मीटर से ज्यादा या उसके बराबर। समझ रहे हो, मैक्रो साइंस के अंदर जो कणों का आकार होता है वो 10 की घात -3 मीटर से ज्यादा या उसके बराबर। माइक्रो साइंस में थोड़ा छोटा हो गया है साइज। कणों का आकार 10 की घात -3 से 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -6 मीटर ही होता है माइक्रो। नैनो साइंस में जो कणों का आकार होता है 10 की घात -6 से 10 की घात -9 मीटर। आजकल परमाणु की त्रिज्या को भी नैनोमीटर में मापते हैं। वैसे तो एटम का रेडियस कितना है, वैसे तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर, लेकिन आजकल परमाणु की त्रिज्या को भी किस में मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। तो अगर यदि नैनोमीटर में मापेंगे तो साइज कितना हो जाएगा, 10 की घात -9 मीटर। समझ गए। और क्वांटम साइंस में कणों का आकार 10 की घात -9 मीटर से 10 की घात -12 मीटर। अब इनमें सब में साइज माइनस में है और माइनस का मतलब साइज बहुत कम है। बड़ा साइज होता तो प्लस में नंबर्स आते ना, माइनस का मतलब साइज कम होता जा रहा है। समझ गए। नैनो साइंस क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ के गुणधर्मों का परमाणु स्तर पर जाकर के अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई भी पदार्थ है उसको इस तरीके से तोड़ा जाए कि वो पदार्थ कौन से स्तर पर आ जाए, नैनो स्तर पर आ जाए। और नैनो स्तर का मतलब होता है 10 की घात -9 मीटर पर आ जाए, तो वो साइंस कहलाती है नैनो साइंस। नैनो साइंस की प्रेरणा कहां से आई, कैसे साइंटिस्ट के माइंड में नैनो साइंस के ऊपर सोचने का विचार आया। तो हमारी बॉडी में, मानव शरीर में जो डीएनए और आरएनए होते हैं ना, मानव शरीर में डीएनए और आरएनए एक नैनो स्तरीय संरचनाएं हैं। भाई हम बॉडी के अंदर ही पहले से ही नैनो स्तरीय संरचनाएं लेके घूम रहे हैं, तो नैनोटेक से हमारा ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो सकता है, नैनो मेडिसिन, नैनो रोबोट्स क्यों नहीं बन सकते। यहाँ से वैज्ञानिकों को प्रेरणा आई थी कि मानव शरीर में डीएनए और आरएनए एक क्या है, नैनो स्तरीय संरचनाएं हैं।
समझ गए। और ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इनको प्राकृतिक नैनो असेंबलर भी कहा जाता है। प्राकृतिक नैनो असेंबलर भी कहा जाता है। डीएनए और आरएनए को क्या कहते हैं, प्राकृतिक नैनो असेंबलर। इन्हीं के द्वारा हमारी बॉडी में बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। शरीर में बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संचालित होती है डीएनए और आरएनए के द्वारा संचालित। तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो जब ये नैनो स्ट्रक्चर्स ही हमारी बॉडी में इतनी प्रोसेस कर सकती है तो हम दुनिया को नैनो लेवल पर क्यों नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट के मन में प्रेरणा आई थी। नैनो वास्तव में ग्रीक भाषा का शब्द है। नैनो वास्तव में कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोना, ड्वार्फ होता है। समझ गए। तो यही है कि नैनो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ड्वार्फ या बोना। नैनो वास्तव में लंबाई का ही मात्रक होता है जिसका मान होता है 10 की घात -9। अब इसको नैनो को 10 की घात -9, देखो ये क्लियर कर लो, 10 की घात -9 बराबर होता है नैनो, और 10 की घात -9 मीटर तो बराबर हो जाएगा 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात -9 मीटर हो जाएगा। समझ गए। तो प्लस में करेंगे तो ये 10 की घात 9 नीचे चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 मीटर का अरबवा हिस्सा। 1 मीटर का अरबवा हिस्सा हो जाएगा। समझ गए क्या। इसके अलावा फिर देखो, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है रिचर्ड फिनमैन। रिचर्ड फिनमैन 1959 में इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक भाषण दिया था, और इनको फिजिक्स का भौतिक शास्त्री थे ये खुद, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने अपने भाषण में कहा कि देयर इज प्लेंटी रूम एट द बॉटम, आधार में काफी जगह है और विश्व को सुई की नोक पर दर्शा सकते हैं। मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड है जिसको आप आजकल तो हालांकि संचार तकनीकी की देन है जिसने पूरे वर्ल्ड को मुट्ठी में कर दिया है, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि हम पूरे विश्व को एक सुई की नोक पर दर्शा सकते हैं, इतना हम नैनो लेवल पर चीजों को ले जा सकते हैं। तो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन है, रिचर्ड फिनमैन। इसमें 4 साइंटिस्ट का नाम आएगा। फर्स्ट साइंटिस्ट देख लो, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी रिचर्ड फिनमैन, भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि पूरे विश्व को सुई की नोक पर दर्शाया जा सकता है। समझ गए क्या यहां तक। ये इसके बाद में दो और भी साइंटिस्ट आए थे, जैसे ये तो है रिचर्ड फिनमैन। इसके बाद में आए थे जापान के नोरिया तानीगुची। एक आए थे नोरिया तानीगुची। इन नोरिया तानीगुची ने नैनो तकनीक शब्द दिया था। नोरिया तानीगुची ने कौन सा शब्द दिया था, नैनो तकनीक शब्द दिया था। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी रिचर्ड फिनमैन, और नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, जापानी वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने। समझ गए। और एरिक डेक्सलर आएंगे एक, इसके अलावा आएंगे एक इजीमा। इजीमा ने खोज की थी कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन का ही एक नैनो स्तरीय अपर रूप है। ये कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन का नैनो स्तरीय अपर रूप है। तो ये कार्बन का ही अपर रूप है। बहुत सारे बच्चों ने तो कभी पढ़ा ही नहीं होता है कि कार्बन नैनो ट्यूब भी कार्बन का अपर रूप होता है, लेकिन ये कार्बन का एक नैनो स्तरीय अपर रूप होता है। इजीमा साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। 3 वैज्ञानिक आ गए, रिचर्ड फिनमैन फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नोरिया तानीगुची नैनोटेक शब्द दिया था, इजीमा कार्बन नैनो ट्यूब को खोजा था इन्होंने, एक आएंगे एरिक डेक्सलर, बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी की खोज की थी उन्होंने, और एक पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो भाई, सन के अकॉर्डिंग है 1974 में
टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नोरिया तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया था। तो ये नैनोटेक का इतिहास हो गया ना एक तरीके से, जैसे हमने स्पेस साइंस का इतिहास पढ़ा था। तो 1974 में ये टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे नोरिया तानीगुची, जिन्होंने नैनोटेक शब्द दिया था। और 1986 में MIT के एरिक डेक्सलर ने इजिन्स ऑफ क्रिएशन नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी को विश्वविख्यात बनाया था। इसमें 4 ही मेन साइंटिस्ट के नाम आएंगे। तो चौथा नाम आ गया है ना एरिक डेक्सलर। इस एरिक डेक्सलर ने इजिन्स ऑफ क्रिएशन नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी को विश्वविख्यात बनाया था। इजिन्स ऑफ क्रिएशन पुस्तक ने, एरिक डेक्सलर की पुस्तक के इजिन्स ऑफ क्रिएशन, और इसी पुस्तक ने मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी को विश्वविख्यात बनाया। मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? DNA और RNA पर बेस्ड। मॉलिक्यूल्स में कौन आते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही कंप्लीटली डिपेंड ऑन DNA एंड RNA। समझ गए क्या? और 1991 में जापानी वैज्ञानिक सुमियो इजीमा ने कार्बन नैनोट्यूब शब्द का निर्माण किया था। अभी बताया था मैंने आपको 1991 में। ये भी जापानी है, नोरिया तानीगुची भी जापानी है। इन सुमियो इजीमा, कहीं कहीं पर है ना इनका नाम ऐसे भी लिखा होता है आइजीमान, सुमियो इजीमा या आइजीमान। इन्होंने खोजा था कार्बन नैनोट्यूब को। और मैंने बताया ना कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है? कार्बन का ही एक नैनो स्तरीय अपरूप है। तो इसमें 4 साइंटिस्ट आ गए। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी रिचर्ड फिनमैन, नैनोटेक शब्द दिया था नोरिया तानीगुची ने। एरिक डेक्सलर इजिन्स ऑफ क्रिएशन पुस्तक लिखी थी, जिसमें मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी को विश्वविख्यात। एरिक डेक्सलर ने बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी दी है, नोरिया तानीगुची ने टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी की खोज की। अभी पढ़ेंगे आगे हम। और एक ये ध्यान रख लो, इजीमा या आइजीमान ने कार्बन नैनोट्यूब की खोज की है। और कार्बन नैनोट्यूब क्या है? तो ये कार्बन का ही एक नैनो स्तरीय अपरूप है। यहां तक कोई दिक्कत हो रही है? ये इसका हिस्ट्री चल रहा है भाई नैनोटेक का, है ना। अभी इसके बाद में देखो ये कैसे बनती है कार्बन नैनोट्यूब, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये ग्रेफीन है। ग्रेफीन भी कार्बन का ही एक अपरूप होता है। ग्रेफीन भी विद्युत की चालक होती है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपरूप होता है। ग्रेफाइट भी विद्युत की चालक होती है। मल्टी लेयर्ड ऑफ ग्रेफीन इज कॉल्ड ग्रेफाइट। ग्रेफीन है, इसकी बहुत सारी परतों से क्या बनता है? ग्रेफाइट बनता है। जब ग्रेफीन को ही रोल्ड अप करते हैं तो एक सिंगल लेयर वाली ही कार्बन नैनो ट्यूब बनती है। ये रही कार्बन नैनो ट्यूब, इसको कहते हैं नैनो वायर। ये एक प्रकार से नैनो वायर बन गया। और जब ग्रेफाइट को रोल्ड अप करते हैं तो बहुत सारी लेयर्स वाली क्या बनती है? ये बनती है, क्या बोलते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब। जब ग्रेफीन को रोल करेंगे तो सिंगल लेयर वाली कार्बन नैनो ट्यूब, और जब ग्रेफाइट को रोल्ड अप करेंगे तो बहुत सारी लेयर वाली कार्बन नैनो ट्यूब बनती है। समझ गए? तो ये एक प्रकार का नैनो वायर ही हो गया। अब देखो सन 2000 से क्या हुआ था? नैनो आधारित प्रोडक्ट बाजार में आए थे, जिसमें से सबसे फर्स्ट था जैसे गोल्फ बॉल्स। ये गोल्फ बॉल्स ऐसी बॉल्स थी कि इनके ऊपर ऐसी कोटिंग थी कि ये जो बॉल्स है ना हवा में लहराती नहीं है। गोल्फ बॉल्स है ना, बॉल फेंकते हैं तो हवा में लहराती है ना, उसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये गोल्फ बॉल्स ऐसी कोटिंग थी इनके ऊपर की हवा में लहराती नहीं है। मजबूत टेनिस रैकेट आए जिनमें स्ट्रेंथ तो थी सही, साथ में रेजिलियंस, लचीलापन। इसमें स्ट्रेंथ, मजबूती और लचीलापन था, ऐसे टेनिस रैकेट। स्क्रैच प्रूफ ऑटोमोबाइल बम्पर और नैनो सिल्वर एंटी बैक्टीरियल शॉक्स, ऐसे शॉक्स आए थे जिसमें गंध नहीं आती है। तो ये नैनो सिल्वर एंटी बैक्टीरियल शॉक्स थे जिसमें गंध नहीं आती है, और ये डिटॉक्स रखते हैं हमारी स्किन को। 2006 में राइस यूनिवर्सिटी USA के जेम्स टूर ने नैनो कार विकसित की थी। ये नैनो कार है ना, बहुत छोटी कार है, इसमें लिखा हुआ है ना आगे ब्लड में गति कर सकती। नैनो कार का मतलब वो कार इमेजिन मत कर लेना, ये सब नैनो चीजें हैं। तो 2006 में राइस यूनिवर्सिटी के जेम्स टूर ने नैनो कार विकसित की थी, जिसमें 4 बक्की बॉल,
या बकमिनिस्टर फुलरिन परमाणु होते हैं और ये रक्त में गति कर सकती है। ऐसी नैनो कार थी जिसमें 4 बक्की बॉल या बकमिनिस्टर फुलरिन परमाणु होते हैं और ये नैनो कार रक्त में गति कर सकती है। समझ गए? अब देखो है ना, हमने पढ़ा था कि साइंस को 4 भागों में बांटा। मैक्रो साइंस कणों के आकार के आधार पर, माइक्रो साइंस, नैनो साइंस और एक थी क्वांटम साइंस। ये 4 आधार पर बांटा ना। तो देखो, मैक्रो, माइक्रो, नैनो, इन तीनों को तोड़कर क्या बनाया जाता है? टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी, TDNT, टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो और क्वांटम को जोड़कर क्या बनाया गया? BDNT, बॉटम अप, BUNT, बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी के समय 2 समस्याएं आई थी। एक तो पदार्थों को तोड़कर नैनो स्तर पर लाना और पदार्थों को जोड़कर नैनो स्तर पर लाना। यहाँ पर बड़े कण थे तो तोड़ रहे थे, यहाँ पर छोटे कण थे तो जोड़ रहे थे। तो इसके सामने 2 समस्याएं आई थी, पदार्थ को तोड़कर नैनो स्तर पर लाना और पदार्थों को जोड़कर नैनो स्तर पर लाना। तो मैक्रो, माइक्रो, नैनो को तोड़कर बनी थी TDNT। इसकी फुल फॉर्म है टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो और क्वांटम को जोड़कर बनी थी BUNT। इसकी फुल फॉर्म है बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। समझ गए? तो ये 2 प्रकार की नैनोटेक की ब्रांच आएंगी, TDNT और BUNT। यही मैंने आपको बताया है। तो नैनो तकनीक के विकास में सबसे बड़ी समस्या पदार्थ के कणों को नैनो आकार तक तोड़ना और छोटे कणों को नैनो आकार तक जोड़ने की है। इस तकनीक का विकास 2 उपकरणों के विकास के बाद में हो पाया था, AFM, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, और STM, स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप के बाद में इस टेक्नोलॉजी की खोज हुई थी, नैनोटेक की। इस पर काम हुआ था। अब देखो, टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी की खोज जापानी वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने 1974 में की थी। ये वही नोरिया तानीगुची है जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द भी दिया था। समझ गए? तो टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी, पदार्थ को तोड़कर नैनो स्तर पर लाना। बॉटम अप, पदार्थों को जोड़कर नैनो स्तर पर लाना। ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स थे जिनको स्मॉल साइज में लाए, वो स्मॉल थे तो उनको थोड़ा सा लार्ज किया। तो टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी की खोज नोरिया तानीगुची ने की थी। जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी के थे ये 1974 में। पदार्थ और तत्व को तोड़कर परमाणु स्तरीय संरचना या नैनो आकार की संरचना को प्राप्त किया जाता है। इसमें परमाणु स्तरीय संरचना या नैनो आकार की संरचना को प्राप्त किया जाता है। और इस तकनीक के अंतर्गत 3 प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं, नैनो पार्टिकल्स, नैनो मध्यवर्ती पदार्थ, नैनो कॉम्प्लेक्स। समझ गए? टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 3 प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं, नैनो पार्टिकल्स, नैनो मध्यवर्ती पदार्थ, नैनो कॉम्प्लेक्स। नैनो पार्टिकल्स मतलब नैनो कण, हिंदी में बोलेंगे इसको नैनो कण। नैनो पार्टिकल्स का मतलब हो गया नैनो कण। ये नैनो कण होते हैं 1D, और ये इसके अंदर आता है नैनो पाउडर। ये 1D स्ट्रक्चर से नैनो पाउडर है। इसके एग्जांपल्स है नैनोबॉट्स, स्वर्ण भस्म। ये नैनोबॉट्स है जिनकी सहायता से हमारे ब्लड के अंदर मेडिसिन को इंजेक्ट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, डायरेक्ट ऑर्गन पर पहुंचा सकते हैं, वो होते हैं नैनोबॉट्स। और स्वर्ण भस्म। नैनो मध्यवर्ती पदार्थ होते 2D, इसमें आते हैं नैनो वायर्स, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब। तो मैंने आपको बताया ना, इजीमा साइंटिस्ट ने कार्बन नैनो ट्यूब को बनाया था। तो कार्बन नैनो ट्यूब एक प्रकार का नैनो वायर है। इसमें ना सिंगल ग्रेफीन की लेयर होती है या मल्टीपल ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं कार्बन नैनो ट्यूब में भी। कार्बन का नैनो स्तरीय अपर रूप है। इसके अलावा फिर कौन आया था? नैनो कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर्स आती हैं 3D, नैनो पार्टिकल्स 1D, नैनो मध्यवर्ती पदार्थ हो गए 2D, नैनो कॉम्प्लेक्स हो गए 3D।
नैनो पार्टिकल्स में आते हैं नैनो पाउडर, इसमें नैनो वायर, इसमें आते हैं नैनो क्यूब। नैनो पाउडर्स का एग्जाम्पल है नैनोबॉट्स, स्वर्ण भस्म। नैनो वायर का एग्जाम्पल है कार्बन नैनो ट्यूब, और नैनो क्यूब का एग्जाम्पल है ग्रेफीन। तो ग्रेफीन भी कार्बन का ही अपर रूप है। ग्रेफीन विद्युत की चालक होती है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है ग्रेफीन। ग्रेफाइट की ही सिंगल लेयर होती है, अभी चित्र बताया था ना, ग्रेफाइट की ही सिंगल लेयर होती है ग्रेफीन, और बहुत सारी ग्रेफीन की लेयर्स हो जाती हैं तो वही बन जाता है ग्रेफाइट। समझ गए? चलो इसमें देख लो, ये टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी है। तो ये बल्क में पदार्थ था, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ा और फिर और नैनो स्केल स्ट्रक्चर्स पर लेके आए इसको। तो टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी में तो पदार्थ को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यही तो बता रही हूँ इतनी देर से, और क्या कह रही हूँ। बॉटम अप, ये एटम्स थे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इनको जोड़ा, क्लस्टर्स बनाए, इनके क्लस्टर्स मतलब गुच्छे बनाए, और फिर इनको और थोड़े नैनो साइज पर, ये बहुत छोटे हैं ना तो इनको नैनो साइज पर लेके आए, ये होती है बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये जो सेकंड है ना बॉटम अप, इस बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी की खोज की थी एरिक डेक्सलर। अभी अभी बताए थे ना मैंने, एरिक डेक्सलर। ये एरिक डेक्सलर की ही पुस्तक थी जीन्स ऑफ क्रिएशन। इसी ने ही मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी को मतलब फेमस किया था। इन्हीं की पुस्तक थी जीन्स ऑफ क्रिएशन, और इस इजिन्स ऑफ क्रिएशन पुस्तक ने ही नैनो टेक्नोलॉजी को फेमस किया था। तो बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, पदार्थ के कणों को जोड़कर, पदार्थ के कणों को जोड़कर नैनो स्तरीय संरचना पर पहुंचाया जाता है, जोड़कर नैनो स्तरीय संरचना पर पहुंचाया जाता है। समझ गए? देख लो, जैसे बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी की खोज एरिक डेक्सलर ने 1959 में की थी, 1979 में। इसमें पदार्थ के अणु और परमाणुओं को जोड़कर नैनो स्तरीय संरचना तक पहुंचा जाता है। तो ये हो गई बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। समझ गए क्या? देखो मैंने आपको कल है ना नैनोटेक का बेसिक बता दिया था ना कि नैनोटेक कौन सी थीम पर काम करती है। उसमें मतलब परमाणु स्तर पर जाकर के एक अध्ययन किया जाता है, किसी भी पदार्थ को तोड़कर परमाणु स्तर पर या कणों को जोड़कर परमाणु स्तर पर लाया जाता है ना। अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनोटेक के द्वारा भविष्य में क्या संभावना है। फर्स्ट संभावना इसकी है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, मतलब व्हीकल्स के क्षेत्र में। तो ऑटोमोबाइल या व्हीकल के क्षेत्र में वर्तमान में दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो दक्षता, इंजन की दक्षता, उसकी मतलब कितनी स्ट्रांग है, माइलेज की समस्या, और दूसरी है प्रदूषण की समस्या। तो पॉल्यूशन तो होता ही ना, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन तो व्हीकल से ही तो हो रहा है, टू व्हीलर फोर व्हीलर से ही, तो व्हीकल से ही तो सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो माइलेज को बढ़ाने के लिए वर्तमान में इंजन बनाने के लिए स्टील के स्थान पर किसका यूज करते हैं, प्लास्टिक या फाइबर का उपयोग किया जाता है। इंजन बनाने के लिए पहले तो किसका यूज करते थे, स्टील का। अब किसका यूज किया जाता है, प्लास्टिक या फाइबर का यूज करते हैं। इस प्लास्टिक या फाइबर का यूज करने से दक्षता तो बढ़ जाती है इंजन की, लेकिन दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। इंजन की दक्षता तो बढ़ गई, उसकी एफिशिएंसी तो बढ़ गई, लेकिन दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई। तो नैनो तकनीक के माध्यम से कई गुना मजबूत और हल्के पदार्थों का उपयोग इंजन को बनाने में किया जाता है। नैनो तकनीक के माध्यम से जो हमारे पहले वाले जो इंजन है, स्टील के इंजन या प्लास्टिक या फाइबर के जो इंजन है, उससे मजबूत और हल्के हल्के मतलब मजबूत भी है और वेट में भी कम है, हल्के पदार्थों का उपयोग इंजन बनाने में किया जा सकता है और दक्षता को भी बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो इंजन का वजन भी कम होगा और उसकी दक्षता भी ज्यादा हो जाएगी। हेलो बाटी एंड भाटी, सूरज नमस्ते, सभी को नमस्ते। आरएस वाले बच्चों की क्लास अब दिन में ही रहेगी भैया ना, आपका टाइम मैंने चेंज कर दिया है।
क्लास कंटिन्यू रहेगी, ये वादा है आपसे। क्वेश्चन कराऊंगी इसके बाद, लेकिन दिन में अभी जैसे जैसे टाइम सूटेबल होगा, अभी जैसे मैं दिन में फ्री हूं तो दिन में ही ले लेती हूँ ना। चलो भाई, मैं क्या बता रही थी, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कैसे यूज करते हैं नैनोटेक का, पहले क्या है। अच्छा अच्छा ये नेमा राम है, ओके। जय श्री कृष्णा अवधेश। अभी मैं पढ़ा रही हूँ भैया ना, ये क्लास डिस्टर्ब होती है आप लोगों की बातों से। रेलवे के लिए अभी नहीं ले रही हूँ सूरज, फिर बाद में फ्री में लूंगी, फ्री टाइम में लूंगी, फ्री में क्या लूंगी फ्री टाइम में लूंगी बाद में। अभी तो मेरे पास बहुत वर्डन है भाई, आरएस का है, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कराना है। चलो भाई पढ़ाने दो भाई। स्टील के स्थान पर प्लास्टिक या फाइबर का यूज करते इंजन बनाने के लिए, लेकिन इससे दक्षता बढ़ गई, दुर्घटना की संभावना बनी रही। अब जब नैनोटेक के माध्यम से इंजन बनाए जाएंगे, वो कई गुना मजबूत होंगे और हल्के होंगे वेट में, तो इससे इंजन का निर्माण करेंगे तो उससे दक्षता भी बढ़ेगी और इंजन का वेट भी कम होगा। समझ गए। सेकंड है जैसे कि नैनो वायर। नैनो वायर का मैंने आपको कल उदाहरण बताया था ना, सीएनटी। सीएनटी है कार्बन नैनो ट्यूब, ये होती है एक नैनो वायर, 2D स्ट्रक्चर है। स्टील की तुलना में 1000 गुना हल्का और 200 गुना मजबूत। जो नैनो वायर है वो स्टील की तुलना में 1000 गुना हल्का और 200 गुना मजबूत होता है। समझ गए क्या। नैनो वायर जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब, स्टील की तुलना में 1000 गुना हल्का और 200 गुना मजबूत। अब स्टील में क्या है, वजन ज्यादा है और मजबूती कम है, और ये जो नैनो वायर है इसमें है ना, हल्का है, वजन कम है और मजबूती ज्यादा है। समझ गए क्या। अब है इसके बाद में प्रदूषण, पॉल्यूशन होता है ना वाहनों से, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या बनाए जाएंगे, नैनो फिल्टर। तो वो नैनो फिल्टर है ना, वो साइलेंसर जो लगा होता है उसमें से कार्बन उत्सर्जन को रोकेगा, वायुमंडल में कार्बन को आने से रोकेगा, तो वाहनों पर लगाए जाएंगे नैनो फिल्टर। तो ईंधन संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे निकलने वाले प्रदूषकों से वायुमंडल प्रदूषित होता है। भाई उसके अंदर जो फ्यूल जल रहा है उसका पूरी तरह से दहन नहीं हो रहा है, तो इससे वायुमंडल में प्रदूषण फैल रहा है। जो अब आपने जैसे व्हीकल के अंदर हाँ, हमारे पास जैसे मैथेन है, मैथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपके फ्यूल है, पेट्रोल डीजल है, तो उसमें कार्बन ही तो होता है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक वायु प्रदूषक होती है, सर्वाधिक वायु प्रदूषक गैस होती कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड, भविष्य में नैनो तकनीक का उपयोग करके नैनो फिल्टर बनाए जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, इंजन से जो पॉल्यूशन बाहर आ रहा है उसको रोकने के लिए नैनो फिल्टर बनाए जाएंगे, जिनके द्वारा ईंधन के जलने पर बने उत्पाद जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से रोका जा सकता है। तो पहले तो स्टील के इंजन बनाते थे, फिर प्लास्टिक और फाइबर के बनाए, लेकिन स्टील से भी अच्छे आ गए नैनो पदार्थ जैसे कार्बन नैनो ट्यूब, स्टील से 1000 गुना हल्का और 200 गुना मजबूत। फिर आ गई पॉल्यूशन की समस्या, तो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए नैनो फिल्टर बनाए जाएंगे, जो वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड को आने से रोक सकते हैं। समझ गए क्या। तो ये हो गया नैनो फिल्टर। इसके बाद में नेक्स्ट है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे फर्स्ट उदाहरण है हाइड्रोजन। देखो है ना, हाइड्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस भी होती है, सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को समुद्र से वैद्युत अपघटन के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसकी क्या है, इसके भंडारण की समस्या। हाइड्रोजन को स्टोर किस रूप में करें, सबसे बड़ी समस्या इसके भंडारण की समस्या है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और इसको समुद्र से आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भंडारण कैसे करें, तो भंडारण की समस्या है। तो भाई हाइड्रोजन एक गैस है,
तो इसको गैस रूप में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन गैस के रूप में क्या है, ये हल्की होती है ना, सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम, अतः ये वायुमंडल में चली जाती है। समझ गए। सेकंड नंबर, द्रव अवस्था में भी हाइड्रोजन आ जाती है, जैसे हमने स्पेस साइंस में पढ़ा था, -253 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये होती है द्रव हाइड्रोजन। द्रव हाइड्रोजन के रूप में इसको स्टोर रख सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक भी टफ है भाई, क्रायोजेनिक टेक्निक पर, क्रायोजेनिक तकनीक के द्वारा -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव हाइड्रोजन बन जाती है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको ठोस रूप में स्टोर किया जाता है और इसको भविष्य का ईंधन के रूप में, ठोस रूप में भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग करने की योजना है। नैनोटेक के द्वारा हाइड्रोजन को कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठोस रूप में स्टोर कर सकते हैं और इसको फिर भविष्य में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। समझ गए। बस यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, जिसे भविष्य का ईंधन मानते हुए, ये है भविष्य का ईंधन, फ्यूल ऑफ फ्यूचर मानते हुए नैनो तकनीक के माध्यम से उपयोग में लाए जाने की संभावना है। 2 क्वेश्चन आ गए। ये तो नॉर्मल सवाल है, बेसिक केमिस्ट्री। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, इसको भविष्य का ईंधन किसके द्वारा, नैनो तकनीक के द्वारा भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, कि इसको नैनो तकनीक के द्वारा भविष्य में ठोस ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा। हाइड्रोजन को समुद्री जल से वैद्युत अपघटन के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु किसकी समस्या है, इसके भंडारण की समस्या है। गैस के रूप में तो यह अत्यंत हल्की होती है, अतः इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं रहता है, तो वायुमंडल में चली जाती है। आप क्यों धरती पर टिके हुए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। अगर गुरुत्वाकर्षण हमें नहीं रोक पाता तो हम अनंत ब्रह्मांड में पहुंच जाते। तो हाइड्रोजन क्या, एक हल्की गैस होती है, हल्की गैस होने के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है, अतः ये गैस के रूप में स्टोर करना इसको इजी नहीं है। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन का स्टोर द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में कितने टेम्परेचर पर आती है ये, -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव हाइड्रोजन बन जाती है। और द्रव अवस्था में लाने की जो तकनीक है वो क्या कहलाती है, क्रायोजेनिक तकनीक कहलाती है। समझ गए। ठोस अवस्था में हाइड्रोजन का भंडारण करना आसान है, इसके लिए कार्बन नैनो ट्यूब की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठोस हाइड्रोजन के कणों का आकार नैनो स्तरीय है। तो नैनो स्तरीय हाइड्रोजन होती है ठोस हाइड्रोजन, और ठोस रूप में इसका स्टोरेज करने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठोस हाइड्रोजन के कणों का आकार कैसा है, नैनो स्तरीय होता है। समझ गए। तो ये ठोस रूप में इसको भविष्य में ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा। फिर बनाए थे नैनो बल्ब। डॉक्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, नैनो बल्ब बनाए थे डॉक्टर भार्गव ने। डॉक्टर भार्गव के द्वारा प्रकाश वाले नैनो कणों का विकास किया गया। भाई है ना, देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे हम बल्ब जलाते हैं, पहले बल्ब था, फिर उसके बाद में CFL आई थी, उसके बाद में LED आई, उसके बाद में नैनो बल्ब का समय आएगा, अभी तो LED का ही समय चल रहा है। तो बल्ब से क्या था, बिल ज्यादा आता था, ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा बनती थी। फिर CFL आई थी, CFL से भी बेस्ट आई थी फिर LED की ऊर्जा दक्षता ज्यादा होती है, LED से बिल कम आता है और सफेद प्रकाश देती है। तो इसी क्रम में LED से भी बेस्ट ऊर्जा की बचत करने वाले कौन आए हैं, नैनो बल्ब। नैनो बल्ब के द्वारा 92 से 96% ऊर्जा की बचत की जा सकती है। और नैनो बल्ब को किसने बनाया था, डॉक्टर भार्गव के द्वारा। प्रकाश वाले नैनो कणों का विकास किया था इसने, प्रकाश वाले नैनो कणों का विकास किया था नैनो बल्ब के द्वारा। 92 से 96% ऊर्जा की बचत की जा सकती है, जबकि LED के द्वारा ये बचत 80 से 82% ही है। मैंने कहा ना, पहले बल्ब आया, फिर ट्यूबलाइट, फिर CFL,
फिर एलईडी, अब एलईडी को भी आने वाले समय में कौन रिफ्यूज करेंगे? नैनो बल्ब। नैनो बल्ब के द्वारा ऊर्जा की बचत 92 से 96% होती है और एलईडी के द्वारा ऊर्जा की बचत 80 से 82% होती है। समझ गए क्या? लाइट इमिटिंग डायोड पर्यावरण के क्षेत्र में, अब देखो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या बनाए गए हैं? रोबोट बनाए गए हैं जो कि प्रदूषण के कणों को अलग करके, प्रदूषकों के कणों को वायु के, मतलब जो भी पदार्थ है ना, जल से या हवा से सेपरेट करेंगे प्रदूषक के कणों को और उनको समाप्त कर देंगे। जैसे सबसे फर्स्ट आया था एयरबॉर्न रोबोट। अब एयरबॉर्न रोबोट मतलब ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए था और एयरबॉर्न रोबोट का यूज कहां पर किया गया था? अमेरिका के व्हाइट हाउस में वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। देख लो भाई, अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। हमारे यहाँ पर वो नहीं होते आजकल ऐसे ड्रोन कैमरे घूमते हैं, कोई भी प्रोग्राम फंक्शन होता है तो वो ड्रोन कैमरे ऐसे पिक्चर क्लिक करते हैं, क्योंकि आदमी खड़ा होके ऐसे करके कितना एंगल से फोटो ले सकता है, वो घूमता है और कैमरा तो हर एंगल से फोटो लिया जा सकता है ना। तो वैसे ही ये जो रोबोट होंगे ना, एयरबॉर्न रोबोट हैं, तो ये वायु में घूम घूम करके उससे प्रदूषक कणों को अवशोषित करके नष्ट कर देते हैं। और फिर है सिल्वर बॉन्ड रोबोट। सिल्वर बॉन्ड रोबोट का यूज करते हैं ओजोन के विघटन। अब देखो एयरबॉर्न का तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वायु प्रदूषण को से बचाने के लिए। सिल्वर बॉन्ड रोबोट ओजोन के विखंडन को रोकने के लिए। ये स्पेशली याद रखना, सिल्वर बॉन्ड रोबोट, क्योंकि एक तो वाटर बॉर्न रोबोट है नेक्स्ट। तो अब वाटर बॉर्न तो नाम से पता चल रहा है कि जल के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, तो इसमें तो आपको कौन सी मेहनत लग रही है? जो याद रखना है वो सिल्वर बॉन्ड में याद रखना है। सिल्वर बॉन्ड ओजोन के विखंडन को रोकने के लिए। ओजोन का विखंडन किससे होता है? सीएफसी से। सीएफसी जब ओजोन से क्रिया करती है तो एक फिक्स प्रोडक्ट के रूप में Cl2 बनता है। ये सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ये ओजोन से क्रिया करती है तो फिक्स प्रोडक्ट के रूप में Cl2O बनता है ये, और फिर है ना ये ऑक्सीजन मुक्त होती है यहाँ पर। तो ये जो जिससे ओजोन टूटकर ऑक्सीजन को मुक्त करता है, तो ये सीएफसी ओजोन से क्रिया करके Cl2O फिक्स प्रोडक्ट बनाती है और ये ओजोन टूटकर क्या बनाती है? ऑक्सीजन बनाती है। अब ये सिल्वर बॉन्ड रोबोट इस Cl2O को विखंडित करके इसमें से भी ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। ये जो सिल्वर बॉन्ड रोबोट है, ये जो Cl2O बना है इस सीएफसी के अपघटन से, इसमें से ओजोन को मुक्त कर देता है। तो वैसे भी है ना, ओजोन के अपघटन की प्रक्रिया में ये क्लोरीन होती है ना, उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। तो ये सिल्वर बॉन्ड रोबोट होते हैं ना, ये ओजोन के विखंडन को रोकते हैं। वाटर बॉर्न रोबोट ये क्या करेंगे? जल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इनका यूज किया जाएगा। समझ गए क्या? तो वाटर बॉर्न रोबोट का यूज करेंगे जल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। और सिल्वर बॉन्ड रोबोट ओजोन से जब सीएफसी क्रिया करेगी तो Cl2O फिक्स प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ये सिल्वर बॉन्ड रोबोट इस Cl2O को विखंडित करके इसमें से भी ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। समझ गए? इसके बाद में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए नैनो तकनीक के द्वारा खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई जा रही हैं जिससे उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आपको पता है कि सर्दी की बात अलग है, बाकी तो गर्मियों में तो हम खाद्य सामग्री को कुछ घंटों भी नहीं रख सकते, नहीं तो वो खराब हो जाती है। तो नैनोटेक के द्वारा उनको इस तरीके से पैक किया जाएगा कि उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो इसकी दो टेक्निक्स हैं, पैकिंग ऑन डिमांड एंड पैकिंग ऑन कमांड। लगभग एक जैसी सी हैं, लेकिन पैकिंग ऑन डिमांड जैव सूचना आधारित तकनीक है। ये जैव सूचना पर आधारित तकनीक है जिसमें नैनो तकनीक के द्वारा
खाद्य पदार्थों को बाह्य वातावरण के संपर्क से बचाया जाता है। वो तो बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में आएंगे तभी तो कंटामिनेशन होगा ना। तो इसमें क्या होता है, नैनोटेक के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बाह्य वातावरण के संपर्क से बचाया जाता है। अगर वो बाह्य वातावरण के संपर्क में आते हैं तो खाद्य पदार्थ की उस मात्रा को नष्ट कर देते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और पैकिंग ऑन कमांड के अंदर यदि खाद्य पदार्थ किसी जीवाणु या विषाणु के संपर्क में आकर खराब होते हैं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। पैकिंग ऑन कमांड में सिंपल है, जैसे हमारे घर में भी तो वायरस बैक्टीरिया, वायरस क्या मतलब बैक्टीरिया और फंगस लग जाती है ना खाद्य सामग्री के। तो इसमें यही है कि यदि खाद्य सामग्री किसी जीवाणु या विषाणु के संपर्क में आकर खराब होती है तो उसे नष्ट कर देते हैं। ये होती है पैकिंग ऑन कमांड। तो नैनोटेक के द्वारा पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। इसके लिए हमने 3 प्रकार के रोबोट बने पड़े, एयरबॉर्न, सिल्वरबॉर्न, वाटरबॉर्न। एयरबॉर्न नाम से पता चल रहा है अमेरिका के व्हाइट हाउस में यूज हो रहा है इसका। सिल्वरबॉर्न नाम से पता नहीं चल रहा है, आपको याद करना पड़ेगा ओजोन के विखंडन को रोकने के लिए। और वाटरबॉर्न वाटर पॉल्यूशन से बचाने के लिए। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उनको इस तरीके से पैक किया जाएगा कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, जैसे पैकिंग ऑन डिमांड और पैकिंग ऑन कमांड। और इसके अलावा फिर अभी नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इंजन। अच्छा, ऐसा इंजन बनाया जाएगा नैनोटेक के द्वारा जो स्टील से 1000 गुना हल्का और 200 गुना मजबूत होगा। उसकी दक्षता ज्यादा होगी, उसका वजन कम होगा, उससे पॉल्यूशन बाहर नहीं आए, कार्बन उत्सर्जन नहीं हो। तो नैनो फिल्टर लगाए जाएंगे जिनकी द्वारा जो कार्बन है वो वायुमंडल में नहीं आएगा। इस तरीके से बचा जाता है नैनोटेक के द्वारा। नैनो बल्ब बनाए डॉक्टर भार्गव ने जिनकी ऊर्जा दक्षता ज्यादा है, एलईडी से भी ज्यादा दक्षता है। इसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में, अब देखो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 समस्याएं हैं, एक तो साइड इफेक्ट की समस्या और एक लागत की समस्या। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। आप जिस नौकरी की बात कर रहे हो ना, वो नौकरी से आपको मिल जाए तो उस प्राइवेट में, अदरवाइज तो आपकी सैलरी से भी आप जयपुर के हॉस्पिटल्स में भी इलाज नहीं करा पाओगे। और ये साइड इफेक्ट होता है ना मेडिसिन का, जैसे आपने सुना था ना किसी के कोरोना हुआ तो जिसने कोरोना का इलाज लिया तो उनके पार्शियल साइड इफेक्ट हुए, बाद में अलग अलग तरीके की समस्याएं सामने आई। तो नैनोटेक के द्वारा, नैनो तकनीक के द्वारा अवांछनीय परिवर्तनों को रोककर साइड इफेक्ट की समस्या से निजात पाई जा सकती है, क्योंकि नैनो तकनीक कोशिका के स्तर पर परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। ये जो नैनोटेक है ना, इसके द्वारा पूरी बॉडी पे इफेक्ट ही नहीं होता है मेडिसिन का, इससे डायरेक्ट पर्टिकुलर सेल पे इलाज किया जाता है। जब हम पर्टिकुलर सेल का ही ट्रीटमेंट करेंगे तो अदर ऑर्गन्स पर तो साइड इफेक्ट होगा ही नहीं ना। अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेडिसिन दवाई खाते हैं, पीते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो तो पूरे ब्लड में मिक्स हो रहा है ना, वो तो हमारे स्टमक में पहुंच रही है मेडिसिन, तो वो तो पूरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालती है ना, और दूसरों पे साइड इफेक्ट और डाल देती है। तो इसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट से कैसे बचें, क्योंकि नैनोटेक है ना, इसके द्वारा कोशिका स्तर पर परिवर्तन करते हैं। अभी देखना नैनोबॉट्स आएंगे, नैनोबॉट्स होते हैं ना, वो रक्त के माध्यम से डायरेक्ट कोशिका पर पहुंच जाते हैं, तो इससे अदर ऑर्गन्स को साइड इफेक्ट से रोका जा सकता है। अब ये बातें देखो हवा की नहीं है, ऐसा दुनिया में हुआ है ना, लेजर सर्जरी आ गई ना, दूरबीन के द्वारा सर्जरी करते हैं। तो अब देखो लेजर से सर्जरी करते हैं, दूरबीन से करते हैं, तो हमने उससे निजात पाई ना चीरफाड़ से। पहले से ऑर्गन को खोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे सिलते थे, तो वो टेक्निक से भी तो हमने निजात पाई ना दूरबीन से, लेजर के द्वारा। तो ये भी दिन दूर नहीं है भाई जब ये हमारे नॉर्मल हॉस्पिटल्स में ऐसी टेक्निक्स का यूज होने लग जाएगा। लागत की समस्या, वर्तमान चिकित्सा प्रक्रिया एक तो महंगी है और चिकित्सा प्रक्रिया लंबी है। अब डायरेक्ट सेल पे लेवल पर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी घाव जल्दी भरेंगे, स्ट्रेच नहीं आएंगे, कम आएंगे, तो ये प्रक्रिया भी शॉर्ट हो जाएगी और हमारा ट्रीटमेंट सस्ता होगा। सर्जरी, मैंने आपको अभी अभी बताया था ना, नैनोबॉट्स को शरीर में तरल के माध्यम से पहुंचाया जाना इस तकनीक के अंतर्गत आता है। कैसे करें कोशिका स्तर पर परिवर्तन, तो कोशिका स्तर पर परिवर्तन करने के लिए डायरेक्ट किसी लिक्विड या ब्लड के माध्यम से नैनोबॉट्स को हमारी बॉडी में पहुंचाया जाएगा, और जो नैनोबॉट्स होंगे ना वो लिक्विड के माध्यम से उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर पहुंचेंगे और पर्टिकुलर ऑर्गन पर जाकर
करके उसका इलाज करेंगे। अर्थात नैनो सर्जरी रक्तहीन सर्जरी का रूप होगा। अब देखो, रक्तहीन सर्जरी ऐसा होता है ना, जैसे किसी का लेजर टेक्निक से ट्रीटमेंट करते हैं, दूरबीन की टेक्निक से ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, स्ट्रेच कम आते हैं, 2-3 स्ट्रेच आते हैं। पहले तो क्या है, वो चीर फाड़ करते थे, पेशेंट की ब्लीडिंग ज्यादा होती थी, टांके ज्यादा लगते थे, फिर उनको भरने में समय लगता था, किसी के टांके पक जाते थे। तो लेजर और दूरबीन भी तो आया ना दुनिया में, तो ऐसी ये नैनोबॉट्स भी आएंगे जल्दी ही। आ गए विदेशों में, भारत के नॉर्मल हॉस्पिटल्स में नहीं है ना, जहां पे आप अभी इलाज करा रहे हो, लेकिन वो अवेलेबल होंगे समय के साथ। नैनो सर्जरी रक्तहीन सर्जरी का ही रूप होगा, जिसमें नैनोबॉट्स शरीर के अंदर प्रवेश करके लक्षित कोशिका या कोशिका के समूह को दुरुस्त कर देंगे। कैसे रक्तहीन सर्जरी होगी, हम जो नैनोबॉट्स भेजेंगे ना, वो शरीर के अंदर जाएंगे और सेल लेवल पर चेंज करेंगे, कोशिका के स्तर पर कोशिका के समूह को दुरुस्त कर देंगे। तो इस प्रकार से रक्तहीन सर्जरी होगी। ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से, महंगे ऑपरेशनों से बचा जा सकेगा। तो इसके लिए आएंगे नैनोबॉट्स। कल नहीं पढ़ाया था क्या 1D के अंदर, तो 1D में नहीं था क्या नैनोबॉट्स और स्वर्ण भस्म, तो स्वर्ण भस्म भी आ गई। अभी देखो, ये तो नैनोबॉट्स हो गए। 1D स्ट्रक्चर में बताया था ना कल, और 2D स्ट्रक्चर में कार्बन नैनो ट्यूब, 3D स्ट्रक्चर में था ग्रेफीन। तो ये नैनोबॉट्स होंगे जो लिक्विड माध्यम से सेल पर पहुंचेंगे डायरेक्ट, और सेल पर जाकर के उसको ट्रीटमेंट करेंगे। कैंसर, जैसे कैंसर सेल्स का ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा। कैंसर तो क्या है, सेल्स की तो बीमारी है, तो उसमें तो पर्टिकुलर सेल्स को ही तो रिमूव करना होता है ना, पूरी बॉडी की सेल्स को थोड़ी ना डिस्टर्ब करना है। जैसे स्वर्ण भस्म आ गया, तो ये स्वर्ण भस्म, ये क्या दूसरा पीडीएफ तो नहीं खुल गया है, मैंने तो इसके आगे भी लिखा था यार, एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है स्वर्ण भस्म से। क्या तारीख है आज, 12 है ना। देखो, स्वर्ण भस्म का क्या कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेदिक काल से ही भारत में स्वर्ण भस्म का उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। स्वर्ण भस्म है ना, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और ये एक नैनो स्तरीय संरचना होती है, जिसके द्वारा लक्षित स्थान पर संक्रमित कोशिका का इलाज किया जा सकता है। भाई, नैनोबॉट्स तो तरल के माध्यम से कोशिका पर पहुंच जाएंगे, और स्वर्ण भस्म क्या है, आयुर्वेदिक काल से ही स्वर्ण भस्म का उपयोग करते हैं दवाइयों के रूप में। और एक नैनो स्तरीय संरचना होती है स्वर्ण भस्म, जिसके द्वारा लक्षित स्थान पर संक्रमित कोशिका का इलाज किया जा सकता है। तो स्वर्ण भस्म से भी लक्षित कोशिका पर पहुंचेंगे, और नैनोबॉट्स से भी लक्षित कोशिका पर पहुंचेंगे। फिर सूचना और संचार के क्षेत्र में, पहले वो ये जो मैंने आपको कल बताया था ना, पहले ना वो टीवी आती थी घर में इतने बड़े साइज की, पूरा कोना चाहिए। आजकल आ गए फ्लैट पैनल डिस्प्ले, बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन है, जिसको आप दीवार पे भी, जैसे ये मेरा बोर्ड लगा हुआ है ना, दीवार पे ही तो लगा हुआ है ये, तो ऐसी ही एक प्रकार से टीवी कंप्यूटर ही तो हो गया ये भी। तो इस प्रकार से दीवार पे लगा दो, उसकी फ्लैट हो गई, तो हमारी जगह बच जाती है। और आजकल है ना, फिर इसमें क्या है, इसकी दक्षता बढ़ गई, इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। तो इससे ना ये सब संभव हो पाया नैनोटेक के द्वारा। तो नैनो तकनीक का उपयोग करके ये आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट है। नैनो तकनीक का उपयोग करके इंटीग्रेटेड सर्किट के आकार को सूक्ष्म करना संभव हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट के आकार को छोटा कर सकते हैं, आईसी के आकार को। मोबाइल नहीं आए क्या, ऐसे फ्लैट फोन आ गए ना, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट ही तो होती है, इसके अंदर भी तो फ्लैट होती है ना, अंदर आईसी चिप होती है ना मोबाइल की।
सूक्ष्म करना संभव होगा। कुछ नैनो पदार्थ जैसे कि ग्रेफीन, ग्रेफीन कार्बन का अपरूप है, 3D स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर ग्रेफाइट की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, आदि के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया जाएगा जिसकी गति सामान्य से ज्यादा होगी। हमारे कंप्यूटर में, इसमें सब में प्रोसेसर ही तो होता है, तो प्रोसेसर ऐसा बनाया जाएगा ग्रेफीन के उपयोग से जिससे कि उसकी गति सामान्य से क्या होगी, ज्यादा। और सारा खेल प्रोसेसर का ही होता है भाई। तो आईसी के आकार को छोटा करना संभव हुआ और नैनो पदार्थ जैसे कि ग्रेफीन के आधार पर ऐसे माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाएंगे जिनकी गति सामान्य से क्या होगी, ज्यादा। तो इसके अंदर आएगा एफईडी, फील्ड इमिशन डिस्प्ले के माध्यम से संचार उपकरणों का आकार अत्यंत कम हो गया है। फील्ड इमिशन डिस्प्ले, फील्ड इमिशन डिस्प्ले के माध्यम से संचार उपकरणों का आकार अत्यंत कम हो जाता है और स्क्रीन को फ्लैट करना भी संभव हुआ। तो हम बात ही इसी की तो कर रहे थे ना अभी कि इसके क्या यूज होंगे। एक तो है ना, ये ऐसे प्रोसेसर बनाए जाएंगे ग्रेफीन के उपयोग से जिनकी स्पीड ज्यादा होगी, और सारा कंप्यूटर में खेल प्रोसेसर का ही तो होता है। और इसके अलावा स्क्रीन को फ्लैट किया जा सकेगा। तो फील्ड इमिशन डिस्प्ले के माध्यम से संचार उपकरणों का आकार अत्यंत कम हो गया है और स्क्रीन को भी फ्लैट करना संभव हुआ है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नैनो पॉलीमर्स, नैनो फिल्टर बनाए जाएंगे। नैनो पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं, छोटी संरचनाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, कोई बड़ा बनाए, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज आपस में जुड़कर स्टार्च बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं। तो बहुत सारी सूक्ष्म इकाइयां जुड़कर एक बड़ी इकाई बनाए तो उसे क्या बोलते हैं, बहुलक, पॉलीमर। तो ये नैनो पॉलीमर बनाए जाएंगे जो अत्यंत हल्के होंगे और मजबूत होंगे। और नैनो पॉलीमर के द्वारा प्लास्टिक और फाइबर को प्रतिस्थापित किया जाएगा। अभी हमारी पूरी लाइफ प्लास्टिक पर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ने बहुत बार प्लास्टिक को बैन किया है, लेकिन फिर हम ले दे के वापस प्लास्टिक के ऊपर ही आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है, हमारा काम नहीं चल पा रहा है ना। और फाइबर्स का तो यूज करते ही हैं, आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर का जमाना है, लेकिन इसकी जगह पर भी आने वाले समय में नैनो फाइबर्स का यूज होगा, नैनो पॉलीमर्स में नैनो फाइबर्स का यूज होगा। ये हल्के होंगे और मजबूत होंगे। नैनो फिल्टर, तो नैनो फिल्टर तो मैंने आपको बताया ना, व्हीकल्स में भी नैनो फिल्टर लगाए जाएंगे जिसके द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन है उसको रोका जा सकेगा। अभी सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि वाहनों से कार्बन निकलता है जिससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है, उत्परिवर्तन होता है, कैंसर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो वो प्रदूषण भी उसका एक कारण है। तो नैनो फिल्टर के माध्यम से नैनो आकार के कणों को अलग करना संभव हो सका। नैनो फिल्टर जिससे कि नैनो साइज के पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। और नैनो फिल्टर के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो स्तरीय संरचनाएं जैसे कि वायरस आदि को भी संक्रमित जगह से अलग करने में आसानी होगी। नैनो फिल्टर, वायरस क्या है, नैनो स्ट्रक्चर है जो नेक डाइस से तो दिखता ही नहीं है ना। वायरस नेक डाइस से दिख जाता तो कोरोना का संक्रमण ही क्यों होता लोगों के अंदर। तो नग नाखों से नहीं दिखता है वायरस, एक नैनो स्तरीय संरचना है। इसको डॉक्टर नैनो फिल्टर के द्वारा संक्रमित जगह से अलग कर सकते हैं। और इसके अलावा नैनो फिल्टर के माध्यम से ही नैनो आकार के कणों को अलग कर सकते हैं। और हाँ, संक्रमण वाले स्थान से वायरस को अलग किया जा सकता है। तो ये भी यूज होगा नैनो फिल्टर का। तो नैनो फिल्टर का यूज वाहनों में भी होगा और नैनो फिल्टर का यूज चिकित्सा के क्षेत्र में भी होगा। समझ गए क्या? आज हम पढ़ते हैं नैनो साइंस को कंप्लीट कर लेते हैं आज। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिफेंस टेक और कंप्यूटर्स ही बचा हुआ है आपका, और लगभग कोर्स करा दिया है मैंने। देखो, नैनो साइंस के हमने टाइप्स पढ़ लिए थे, 2 टाइप की होती है, बॉटम अप और टॉप डाउन। और इसके बाद में एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे हम इसके। तो आज हम पढ़ रहे हैं कृषि और खाद्य संस्करण के अंदर इसके क्या अनुप्रयोग हैं। तो इसमें फर्स्ट है नैनोपोरस जियोलाइट।
नैनोपोरस जियोलाइट मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने के अंदर और मृदा प्रदूषकों का अवशोषण करने के अंदर, मतलब जो सॉइल है उसकी जल धारण क्षमता ज्यादा हो जाए ताकि वाटर लॉक्ड की समस्या नहीं हो ना, मृदा जलाक्रांत नहीं हो और मृदा में जो भी प्रदूषक हैं उनका अवशोषण कर सके, इसके लिए है नैनोपोरस जियोलाइट। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, मृदा प्रदूषकों का अवशोषण करने हेतु कौन सी नैनो संरचना का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई मैचिंग नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, नैनोपोरस जियोलाइट। इसके बाद में है नैनो कैप्सूल। नैनो कैप्सूल का यूज करते हैं, स्मार्ट कीटनाशी है। नैनो कैप्सूल एक क्या है, ये एक स्मार्ट कीटनाशी है जो वांछित जगह पर वांछित कीटों को, आज बताऊं पहले क्या करते थे, वो स्प्रे करते थे ऐसे, आपने देखा होगा ना घरों में भी, जैसे मच्छर मारने के लिए डीडीटी का स्प्रे करने आते थे। आज भी आप देखते हो किसी किसी मौसम में ज्यादा मक्खी मच्छर हो जाते हैं तो फॉगिंग होती है, हमारी कॉलोनी में भी फॉगिंग करवाई जाती है। तो फिर उससे क्या है, जिस जिस इंसेक्ट से हमें नुकसान है वो तो मरेगा, तो चलो उसको तो मारना ही था, बट जिससे नुकसान नहीं है वो भी तो मर रहे हैं ना साथ में। लेकिन अब यहाँ पर बनाए गए हैं नैनो कैप्सूल। ये नैनो कैप्सूल है स्मार्ट कीटनाशी जो वांछित जगह पर वांछित इंसेक्ट को ही मारेगा, मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला कीट है केवल उसको ही नष्ट करेंगे, वो कहलाते हैं नैनो कैप्सूल। समझ गए। गुड आफ्टरनून दीप। और फिर इसके बाद में है नैनो सेंसर। तो सेंसर का मतलब तो पता ही होता है ना किसी चीज का पता लगाने वाले। तो नैनो सेंसर होते हैं मृदा प्रदूषण के सूचक, सॉइल में सॉल्यूशन हो उसका इंडिकेशन हमें दे सके, वो नैनो सेंसर होते हैं। नैनो मैग्नेट मृदा प्रदूषकों के निष्कर्षण है, तो मैग्नेट यानी होता है चुंबक, तो ऐसे मैग्नेट या नैनो चुंबक जो ऐसे करे ना सॉइल में तो उसमें से प्रदूषकों को सेपरेट कर ले, तो ये नैनो मैग्नेट होते हैं मृदा प्रदूषकों के निष्कर्षण हेतु। नैनो कैप्सूल अभी आएंगे। नैनोबॉट्स होते हैं कैंसर के इलाज में, नैनोबॉट्स, क्वांटम डॉट्स, तो अभी आने वाला है वो। यहाँ पर है ना, ये कृषि के क्षेत्र में एप्लीकेशंस बता रही हूँ, वो एप्लीकेशन आएगा मेडिकल क्षेत्र में, अभी कृषि के क्षेत्र में है ना। फिर इसके बाद में है नैनो यूरिया। तो नैनो यूरिया, तो यूरिया तो एक उर्वरक होता है ना, फर्टिलाइजर होता है जो मृदा को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। तो नैनो यूरिया नॉर्मल यूरिया की तरह मृदा को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। नैनो यूरिया को विकसित किया था इफ्को ने, इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव, इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव, इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया को विकसित किया गया था। नैनो यूरिया एक उर्वरक है जो मृदा को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है और दुनिया का पहला नैनो यूरिया है ये नैनो यूरिया। ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसकी उच्च क्षमता होती है 80% और इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी न्यूनतम होता है। नॉर्मल यूरिया है ना तो उसका तो साइड इफेक्ट भी होता है ना, ये नैनो यूरिया है तो इसका पर्यावरणीय प्रदूषण पर, पर्यावरण पर प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। कल तो रोक कराऊंगी ना चंदू, अब यहाँ भी आ गए क्या तुम पूछने। आंख कहाँ से कराऊंगी, आंख तो लाइट में आता है ना, लाइट चैप्टर में आता है ना आंख, तो मेरे कहाँ से आ गया आंख, प्रकाश में आता है लाइट के अंदर। रोक कराऊंगी कल तो, ठीक है। अभी रोक पढ़ाने शुरू करना है भाई। देखो भाई इधर नैनो यूरिया एक उर्वरक है जो मृदा को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है, यूरिया, और इसको इफ्को ने विकसित किया था। दुनिया का पहला नैनो यूरिया है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, इसका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न्यूनतम होता है। समझ गए। इसके बाद में देखो खाद्य अनुप्रयोग, खाद्यान्नों के क्षेत्र में अनुप्रयोग, तो इसमें आ गए नैनो कंपोजिट्स, नैनो उत्प्रेरक और सड़न रोधी नैनो कॉटिंग। कॉटिंग का मतलब होता है आवरण,
कॉटिंग करते हैं ना हम किसी चीज पर, जैसे आप मोबाइल है तो मोबाइल पर ऐसे है ना, ये कवर लगाते हो हम, ये स्क्रीन पर वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये सब कॉटिंग ही तो है एक तरीके से। तो देखो भाई, नैनो कंपोजिट्स तो फूड आइटम्स की पैकेजिंग करने के लिए, आपसे पूछेंगे नैनो कंपोजिट्स का क्या यूज है, तो ये फूड आइटम्स को पैक करने के लिए, और नैनो उत्प्रेरक खाद्य प्रसंस्करण के अंदर, और सड़न रोधी नैनो कोटिंग, मतलब कोई भी खाद्य सामग्री है उसको इस तरीके से पैक किया जाए कि उसके चारों तरफ सड़न रोधी आवरण बन जाए, उस पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो, फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो, तो जो खाद्य सामग्री है वो लंबे समय तक साफ रह सकती है। तो सड़न रोधी नैनो कोटिंग खाद्य पदार्थों में सड़न को रोकने हेतु सड़न रोधी आवरण बनाते हैं उनके चारों तरफ। और नैनो कंपोजिट्स होते हैं जो फूड आइटम्स की पैकेजिंग कर सकते हैं इनके द्वारा। नैनो उत्प्रेरक होते हैं खाद्य प्रसंस्करण के अंदर। सड़न रोधी नैनो आवरण खाद्य पदार्थों में सड़न को रोकने हेतु सड़न रोधी आवरण बनाने में नैनो कोटिंग का यूज करते हैं। इसके बाद है उद्योगों के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में एप्लीकेशन है ना भाई, जैसे मृदा के अंदर था, फिर खाद्य के अंदर है, फिर उद्योगों के अंदर है, फिर चिकित्सा में इसका क्या यूज है, तो वहां पर आएंगे नैनोबॉट्स। देखो नैनो वर्णक, वर्णक मतलब पिगमेंट मतलब कलर देने वाले, तो अधिक स्थायी और कम हानिकारक रंगों के निर्माण में, अधिक स्थायी हो कलर और हानिकारक कम हो, मतलब जैसे धोए तो उसका कलर नहीं निकले, तो ऐसे अधिक स्थायी हो और हानिकारक रंग नहीं हो, कम हानिकारक रंगों के निर्माण में नैनो वर्णक। कार्बन नैनो ट्यूब बताया था मैंने आपको, कार्बन का नैनो स्तरीय अपरूप है, कार्बन का नैनो स्तरीय अपरूप है कार्बन नैनो ट्यूब। इसमें ग्रेफाइट की सिंगल लेयर होती है, कार्बन नैनो ट्यूब के अंदर ग्रेफाइट की सिंगल लेयर होती है, और इसका यूज करते हैं मजबूत टेनिस रैकेट बनाने में और भूकंप रोधी इमारतों के अंदर। कार्बन नैनो ट्यूब चित्र दिखाया था ना आपको लास्ट क्लास में, ग्रेफाइट की सिंगल लेयर होती है इसके अंदर, इसका यूज करते हैं मजबूत टेनिस रैकेट में और भूकंप रोधी इमारतों में। नैनो कंपोजिट्स वो अभी अभी आए थे ना, ये रहा नैनो कंपोजिट, ये रहा फूड पैकेजिंग के अंदर, कंप्यूटर चिप बनाने में, वाहनों के कलपुर्जे बनाने में। तो नैनो कंपोजिट्स का यूज कई जगह पर कर सकते हैं, जैसे फूड पैकेजिंग उद्योग में कर सकते हैं, कंप्यूटर चिप बनाने में, वाहनों के कलपुर्जे बनाने के अंदर नैनो कंपोजिट्स का यूज करते हैं। नैनो सिल्वर एंटी बैक्टीरियल टेक्सटाइल, एंटी बैक्टीरियल मतलब जिस पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो, तो ये होते हैं गंध रहित कपड़े, ऐसे कपड़े जिनमें स्मेल नहीं आती है। हमारे तो क्या कपड़े पहनते 2 घंटे बाद में पसीना आ गया और उसमें से स्मेल आने लग जाती है ना, तो डेट पे चले जाओ उधर के उधर, तो पड़ोसी साथ वाला छोड़ के भाग जाएगा, अरे सूगले बदबू आ रही पसीने की कहां से आया है। तो ये वाले कपड़े हैं नैनो सिल्वर एंटी बैक्टीरियल टेक्सटाइल, ये गंध रहित कपड़े हैं। सनस्क्रीन, देखो इसका क्वेश्चन बन जाता है भाई, सनस्क्रीन होती है ना सूर्य से बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए, लड़कियां नहीं लगाती हैं सनस्क्रीन, सनस्क्रीन वो लोशन वगैरह लगाते हैं वही सनस्क्रीन है। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं, ये नैनो टेक्निक पर बेस। हाँ अभी अभी देखती हूँ चंदू, में देखती हूँ भाई, पीयूष ग्रंथि का है ना, देखती हूँ, अभी मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना। सनस्क्रीन होता है ना, ये सनलाइट से बचने के लिए होता है, और इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं। तो ऐसे पूछते हैं कि भाई सनस्क्रीन बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं। नैनो स्नीफर, ये नैनो स्नीफर है, ये 10 सेकंड से भी कम समय में सभी प्रकार के सैन्य, घरेलू, पारंपरिक विस्फोटकों का पता लगा सकता है। नैनो स्नीफर होता है ना, ये 10 सेकंड से भी कम समय में सभी प्रकार के सैन्य, घरेलू और पारंपरिक विस्फोटकों का पता लगा सकता है, नैनोग्राम मात्रा के विस्फोटकों का भी पता लगा सकता है। तो नैनो स्नीफर का यूज ही विस्फोटकों का पता लगाने में है, जैसे भीड़ भरी जगह होती है ना, जहां पर कोई बम रख के छोड़ जाए, विस्फोट हो जाए,
तो उसका पता कैसे लगाएं, ऐसे कौन से सेंसर का यूज करें, तो उसके लिए नैनो स्निफर का यूज कर सकते हैं। ये 10 सेकंड से भी कम समय में सभी प्रकार के सैन्य, घरेलू और पारंपरिक विस्फोटकों का पता लगा सकते हैं। वो विस्फोट इसलिए तो होता है ना, क्योंकि वो हमारे जो भी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, हम जो भी सेंसर यूज कर रहे हैं, वो उनको पकड़ नहीं पाए। आपने जिन भी सेंसर से आने जाने वालों को चेक किया था, वो आप उससे पकड़ ही नहीं पाए और वो निकल गया वहां पे रख के और उससे ब्लास्ट हो गया। तो उसके लिए यूज करेंगे नैनो स्निफर। ये नैनो स्निफर होते हैं जो नैनोग्राम मात्रा के, मतलब बहुत छोटा विस्फोटक है, नैनोग्राम मात्रा का विस्फोटक है, उसका भी पता लगा सकता है ये है नैनो स्निफर। तो नैनो स्निफर से आप बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आपसे पूछेंगे नैनो स्निफर का क्या यूज होता है, तो इसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा, ये नॉलेज दे तो ही बता सकते हो। नैनो स्निफर से विस्फोटकों का पता लगा सकते हैं। नैनोग्राम मात्रा का भी विस्फोटक है, बहुत छोटी चीज से भी कोई विस्फोट कर रहा है तो उसका पता लगा सकते हो। सनस्क्रीन के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एंटी बैक्टीरियल टेक्सटाइल होते हैं, जिनमें गंध रहित कपड़े हैं। ये जैसे मैंने शॉक्स भी बताए थे ना आपको। अब ये आया है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इसमें आइए स्मार्ट ड्रग्स। अब स्मार्ट ड्रग्स क्या होगी, वो जो स्मार्ट वो आया था ना कीटनाशक नैनो कैप्सूल, वैसे ही स्मार्ट ड्रग्स है। हम यहाँ से टैबलेट खाते, तो आपकी तो पेन तो यहाँ पे हो रहा था ना, आपने तो यहाँ से टैबलेट को इंटेक किया ना, तो उसका इफेक्ट तो पूरी बॉडी पे पड़ रहा है ना, क्योंकि वो ब्लड के द्वारा मेडिसिन सब जगह पर पहुंच गई। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जिस ऑर्गन का हमें ट्रीटमेंट करना है सिर्फ उसी को मेडिसिन मिले, हमारे अदर ऑर्गन्स पर उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं हो। इसके लिए आइए स्मार्ट ड्रग्स केवल प्रभावित ऊतकों या कोशिकाओं पर ही असर करेगी। जो मान लो आपकी किडनी में समस्या है तो किडनी पे ही पहुंचे मेडिसिन, लीवर पे नहीं पहुंचे, लंग्स पे नहीं पहुंचे, और इसका साइड इफेक्ट भी न्यूनतम होगा, तो वो कहलाएगी स्मार्ट ड्रग्स। जैसे नैनो कैप्सूल आए ना स्मार्ट कीटनाशी, जिस इंसेक्ट को मारना है वो इंसेक्ट मरे, वैसे ये स्मार्ट ड्रग्स है, जिस ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना है केवल उसी का इलाज कर भाई, सारों पे साइड इफेक्ट नहीं डालना है। फिर है बायोनिम्स, निम्स है नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ये निम्स क्या विशेष प्रकार के नैनोबॉट्स होते हैं, ये नैनोबॉट्स बोलो या इनको रोबोट्स बोलो, जिन्हें बिना चीरफाड़ के मानव शरीर में प्रवेश कराकर वांछित ऊतक या कोशिका को उपचारित किया जा सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, तो डीप राजस्थान में जॉब ले, आप तो आराम से लो आरएस की। आपके तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब आपने यूपीएससी क्लियर किया है तो। भाई जिसने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो उसके लिए तो फिर आरएस तो बहुत छोटा मोटा एग्जाम है ना। गलती का तो कोई वो नहीं है इसमें, तो सबका ड्रीम जॉब होता है ना भाई। आपकी क्या ड्रीम जॉब है, उसी के लिए एफर्ट करोगे ना। देखो भाई बायोनिम्स नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ये विशेष प्रकार के नैनोबॉट्स या रोबोट्स होते हैं, जिन्हें अभी क्या करते हैं हम, वो सर्जरी वाली होती है। पहले वाला जो था ना, पहले वाला क्या मेडिसिन होता था, यहाँ से ऑर्गन को ट्रीटमेंट करना है, उसको चीरेंगे फाड़ेंगे, फिर इतने सारे 8-10 टांके लगाएंगे, तो उसमें पेशेंट की ब्लीडिंग ज्यादा हुई, टांके पकेंगे, कभी टांके खुलने में समय लग रहा है तो रेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, और उसके लिए मेडिसिन भी ज्यादा लेनी पड़ेंगी। तो आजकल क्या है उसमें डायरेक्ट है ना, वांछित कोशिका पर ही नैनोबॉट्स की सहायता से मेडिसिन को पहुंचा दो। जैसे देखो आजकल वो नहीं होता है, लेजर ट्रीटमेंट होता है, एक दूरबीन के द्वारा शल्य क्रिया की जाती है। तो इनमें क्या पेशेंट के स्ट्रेच कम आते हैं, टांके कम आते हैं, 2-3 टांके आते हैं और वो हम जल्दी ही रिपेयर भी हो जाते हैं, तो ज्यादा समय आपको रेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और यूपीएससी से ज्यादा छुट्टियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी, है ना। तो इसके लिए है बायोनिम्स। अब ये आगे कैंसर थेरेपी में जो आप बोल रहे थे ना, क्वांटम डॉट्स के द्वारा कैंसर कोशिकाओं का पता लगाया जाएगा और फिर नैनो रोबोट्स के द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। तो अब मुझे यही बताएगा, डीप बताएगा भाई कि ये क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, क्योंकि डीप ने तो यूपीएससी क्लियर किया है। तो फिर आप मुझे ये बताओ डीप की है ना क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी सारी टेक्नोलॉजी आती है।
देखो भाई, कैंसर थेरेपी में क्या होगा, जो क्वांटम डॉट्स है ना, इस सफेद से लिखने दो, इसमें ये कैंसर थेरेपी में ये है कि जो क्वांटम डॉट्स हैं, इन्हीं की सहायता से पहले तो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करेंगे, कैंसर सेल का पता लगाएंगे, और उसके बाद में जो नैनो रोबोट्स होंगे उनकी सहायता से कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाएगा, क्योंकि कैंसर का जो इलाज होता है ना, वो बहुत दर्दनाक इलाज होता है। इसके अंदर जो भी करते हैं ना, वो रेडिएशंस के द्वारा पहले वो करते हैं, टिश्यूज का परीक्षण करते हैं, बायोप्सी करते हैं, फिर उसका रेडिएशन से ट्रीटमेंट करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं। तो उससे अच्छा तो फिर अब है ना, क्वांटम डॉट्स के द्वारा पर्टिकुलर सेल्स का पता लगाया जाएगा और फिर नैनोबॉट्स के द्वारा उन्हीं सेल्स को नष्ट किया जाएगा, ताकि आसपास की सेल में इंफेक्शन नहीं फैले। तो आपको तो मुझे ये बताना है कि क्वांटम डॉट्स क्या है। अब यूपीएससी वाले को तो ये आना ही चाहिए ना। अच्छा, घाव भरने के अंदर, तो हीमोफीलिया और ब्रेन हेमरेज की स्थिति में व्यक्ति में ऐसे नैनो कणों का प्रवेश किया जाएगा जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करेगा। हीमोफीलिया में तो आपको पता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब किसी के ब्रेन हेमरेज हो गया है, थक्का नहीं बन रहा है, तो इसके अंदर ऐसे नैनो कणों को प्रवेश करवाया जाएगा जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करेंगे। और ये याद कर लो, इसमें स्टार्च आधारित नैनो मटेरियल बनाया है हीमोस्टेट। इस हीमोस्टेट का यूज किसमें करते हैं, यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं हीमोस्टेट के द्वारा। तो वो एक्स्ट्रा किसी की ब्लड बह रहा है ना, जैसे हीमोफीलिया के अंदर या ब्रेन हेमरेज के अंदर, तो उसमें हीमोस्टेट का यूज कर सकते हैं। ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, ये बनाया गया है हीमोस्टेट। समझ गई क्या। क्वांटम डॉट्स में लिखा दूंगी अभी आपको। क्वांटम डॉट्स बनाए जाते हैं अर्धचालकों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो घाव भरने के अंदर हीमोफीलिया और ब्रेन हेमरेज की स्थिति में नैनो कणों को शरीर में प्रवेश करवाया जाएगा। तो नैनो आधारित बनाया गया है हीमोस्टेट, जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। कैंसर थेरेपी में बता ही दिया मैंने आपको, क्वांटम डॉट्स, और फिर इसके बाद में आएंगे नैनो रोबोट्स, जिनके द्वारा है ना कैंसर सेल को नष्ट किया जाएगा। हाँ, वेरी गुड डी, बहुत अच्छा आंसर दिया है। क्वांटम डॉट्स अर्धचालकों से ही बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही लिखा है इसने। सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनते हैं ये, और सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है। अभी लास्ट में लिखा दूंगी मैं ना, चलो यहीं लिखा दूं क्या, लिख लो यहाँ पर ही लिख लो, क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, जो अर्धचालक है ना, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जब इनको ही तोड़ते जाएंगे तो एक सूक्ष्म आकार के कण बनेंगे, नैनो आकार के कण बनेंगे, वो ही क्वांटम डॉट्स कहलाते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों को ही तोड़कर नैनो आकार में लेके आ जाएं तो वो ही क्वांटम डॉट्स हैं, जिनका यूज करते हैं कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करने में। अर्धचालकों के कणों का आकार, अर्धचालकों के कणों का आकार छोटा कर दिया जाए तो, अत्यधिक छोटा कर दिया, नैनो कर दिया, छोटा कर दिया जाए तो इनमें प्रकाशिक व इलेक्ट्रॉनिक गुण आ जाते हैं। तो इनमें प्रकाशिक व इलेक्ट्रॉनिक गुण आ जाते हैं। यही नैनो आकार के कण, यही नैनो आकार के कण क्वांटम डॉट्स कहलाते हैं। यही नैनो आकार के कण क्या कहलाते हैं, क्वांटम डॉट्स कहलाते हैं। इनका उपयोग करते हैं सोलर सेल और कैंसर थेरेपी में। सोलर सेल और कैंसर थेरेपी में 1993 में, हाँ वही बताया आपने, मैं समझ गई। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक ही तो होती है ना,
तो ये क्वांटम डॉट्स है ना, वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद में हम कहाँ चल रहे हैं, सूचना और संचार के क्षेत्र में। अब देखो हमने कितने क्षेत्र में पढ़ा, मृदा के क्षेत्र में, खाद्यान्नों के क्षेत्र में, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में और टेक्सटाइल उद्योगों के क्षेत्र में। अब है सूचना और संचार के क्षेत्र में। तो नैनो तकनीक पर आधारित नैनो चिप्स, नैनो सर्किट बनाए गए जिनका आकार छोटा और दक्षता ज्यादा, आकार छोटा और दक्षता उच्च। तो नैनो तकनीक पर आधारित नैनो चिप्स और नैनो सर्किट बनाए जिनका आकार छोटा और उनकी दक्षता उच्च होती है। इसके अलावा है क्वांटम लेजर, सामान्य लेजर की तुलना में अधिक प्रभावी और सटीक। लेजर होती है ना, लेजर रेज, लेजर किरणें, लेजर किरणों को बोलते हैं प्रकाश का चाकू। प्रकाश की किरणों से भी ज्यादा स्पीड से चलती लेजर किरणें। तो ये है क्वांटम लेजर जो कि सामान्य लेजर की तुलना में अधिक प्रभावी और सटीक। और एक क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए गए। फिर जब क्वांटम डॉट्स आ गए सिलिकॉन और जर्मेनियम से, तो फिर उससे बनाए जा सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। इसके बाद है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो नैनो तकनीक पर आधारित सोलर सेल जिनकी आवेश धारण क्षमता उच्च होती है। नैनो तकनीक पर आधारित बनाए गए सोलर सेल, वैसे तो है ना, वैसे तो देखो है ना, ये जो सोलर सेल होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश से संचालित होने वाले सेल होते हैं, सोलर सेल। यहाँ पर नैनो तकनीक पर आधारित सोलर सेल बनाए गए हैं जिनकी आवेश धारण क्षमता ज्यादा है। और सोलर पैनल पर ऐसे पदार्थों की कोटिंग या पेंट जो धूल व जल प्रतिकर्षी हो तथा अधिकतम सौर विकिरणों का अवशोषण कर सके, ये काम किया था क्योटो यूनिवर्सिटी जापान के अंदर। सोलर पैनल बनाए थे जिन पर ऐसे पदार्थों की कोटिंग या पेंट हो जो धूल और जल के प्रति प्रतिकर्षी हो और अधिकतम सौर विकिरणों का अवशोषण कर सके। तो ये जो सोलर पैनल है ना, वो सौर विकिरणों का तो अवशोषण कर सकते हैं, लेकिन इन पर पानी का, धूल मिट्टी का और पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अफेक्ट नहीं होंगे डस्ट से। ये है जल प्रतिकर्षी। तो जल प्रतिकर्षी हैं, ऐसे सोलर पैनल बनाए थे क्योटो यूनिवर्सिटी जापान ने। नैनो बल्ब, ये तो बताया था ना, डॉक्टर भार्गव ने ऐसे नैनो कणों का विकास किया जिससे नैनो बल्ब बनाए जाएंगे। ये एलईडी से भी ज्यादा ऊर्जा की बचत करते हैं। तो नैनो बल्ब CSIR के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित एलईडी से भी उच्च दक्षता वाले बल्ब हैं। तो नैनो बल्ब बनाए थे डॉक्टर भार्गव ने। CSIR की फुल फॉर्म बता दो, CSIR की फुल फॉर्म। एलईडी से भी ज्यादा दक्षता वाले होते हैं नैनो बल्ब। ये मैंने आपको पहले करा दिया है, डॉक्टर भार्गव ने बनाए थे नैनो बल्ब। समझ गए क्या? इसके बाद में है नैनो स्ट्रक्चर्ड कैटेलिस्ट मटेरियल। नैनो स्ट्रक्चर्ड कैटेलिस्ट मटेरियल कच्चे तेल के शोधन में प्रयुक्त होते हैं। और हाइड्रोजन भी पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। हाइड्रोजन का गैस के रूप में भंडारण नहीं होता है, द्रव के रूप में ये आती है क्रायोजेनिक टेक्निक से, और नैनो टेक्निक के माध्यम से इसको ठोस ईंधन के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो भंडारण करने के लिए, इसके भंडारण के लिए कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया जाएगा। नैनो टेक्निक के द्वारा इसको ठोस ईंधन के रूप में स्टोर किया जा सकता है, अतः इसको कहते हैं भविष्य का ईंधन। और इसके स्टोरेज के लिए किसकी आवश्यकता है? कार्बन नैनो ट्यूब की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नैनो सिरेमिक मटेरियल हैं जो सुरक्षित और सस्ते परमाणु रिएक्टर हेतु इनका यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करेंगे परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टी के अंदर। टाइटेनियम ऑक्साइड किसमें था? सनस्क्रीन के अंदर। जिंक ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टी के अंदर। ये नैनो सिरेमिक मटेरियल्स हैं। समझ गए क्या? इसके बाद है पर्यावरण के क्षेत्र में, बहुत बड़े हैं भाई इसके अचीवमेंट्स। तो नैनो फिल्टर, तो नैनो फिल्टर मैंने आपको बताया था ना, ऐसे फिल्टर बनाए जाएंगे जो वाहनों से निकलने वाले कार्बन और हानिकारक कणों को वायुमंडल में आने से रोकेंगे। तो वही है IIT मद्रास और BHU के द्वारा विकसित नैनो स्तर के जो प्रदूषक तत्व हैं उनके निस्तारण में इनका यूज किया जाएगा वाहनों और उद्योगों में, क्योंकि औद्योगिक चिमनियों से भी तो प्रदूषक तत्व वायुमंडल में आते हैं ना। तो ये
ये जो नैनो फिल्टर होंगे वो नैनो आकार के प्रदूषक तत्वों को वायुमंडल में आने से रोकेंगे, वहीं उसको कंट्रोल कर लेंगे, वही ये नैनो फिल्टर है। नैनो सेंसर है जो प्रदूषण की सूचना देंगे, नैनो सेंसर वायुमंडल में कितना प्रदूषण चल रहा है। नैनो फिल्टर, नैनो झिल्ली जल के निष्पंदन और उपचारण में, नैनो झिल्ली के द्वारा पानी का निष्पंदन किया जाएगा और पानी को शुद्ध करने के लिए। नैनो मैग्नेट्स वायु और जल के प्रदूषकों के एक हमने नहीं पढ़ा था वो सॉइल के अंदर मैग्नेट था जो कि मृदा प्रदूषकों को उससे निकालने के लिए, कहाँ चला गया, ये रहा नैनोमैग्नेट। ये नैनोमैग्नेट है मृदा के प्रदूषकों के निष्कर्षण हेतु। अब यहां पर देखो, ये आ गया नैनोमैग्नेट, लेकिन ये नैनोमैग्नेट पर्यावरण के क्षेत्र में है, अतः ये वायु और जल के प्रदूषकों के निष्कर्षण के लिए है। वो नैनोमैग्नेट सॉइल वाले क्षेत्र में था तो वो मृदा से प्रदूषकों का अवशोषण कर रहा था। ये नैनोमैग्नेट वायु और जल से प्रदूषकों का निष्कर्षण कर रहे हैं। ये नैनो सेंसर मृदा में प्रदूषण का पता लगा रहा था, ये नैनो सेंसर पर्यावरण में प्रदूषण का पता लगा रहा है। वहां पे फॉगिंग ज्यादा होती है ना, दिल्ली की साइड तो फॉगिंग ज्यादा होती है ना, वहां पे तो अभी ज्यादा फॉगिंग होगी, फ्लाइट्स प्लान ये सारी रद्द कर दी जाती हैं क्योंकि दिखता नहीं है वहां पे, और वाहनों का तो वहां पर पॉल्यूशन बहुत, आजकल जयपुर का भी यही हाल है भाई, जयपुर कोई दिल्ली कोई मात दे रहा है। अब यहाँ पे कहीं भी चले जाओ, फंस गए तो फंस ही गए। एग्जाम देने जा रहे हो और आप फिक्स टाइम पे निकलोगे ना भाई, आधा घंटे का रास्ता है, आधा घंटा पहले ही निकले हो तो 100% आपका एग्जाम छूट जाएगा। आपका एग्जाम है तो समय उसका आधा घंटा है, पहुंचने में आधा घंटा लगता है ना, घर से 2-3 घंटे पहले निकलो, क्योंकि जयपुर भी दिल्ली बनता जा रहा है। फिर ये है नैनो जियोलाइट्स, तो नैनोपोरस जियोलाइट तो फर्स्ट स्लाइड पे बताया था मैंने, मृदा के प्रदूषकों को अवशोषित करने हेतु। नैनो जियोलाइट है मृदा के प्रदूषकों को अवशोषित करने हेतु। टाइटेनियम डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, अब ऐसे सनस्क्रीन में भी तो आया था ना, सनस्क्रीन में भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का यूज किया है। और ये भी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। नैनो टावल आ गए, नैनो टावल भी आ गए। अच्छा, मन राजस्थान में लगता है, हमारा मन जयपुर में लगता है। नैनो टावल पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड के नैनो धागों से बना, आप देखो नैनो टावल भी बन गए। और ये नैनो टावल कहां से बनेंगे, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड, नैनो टावल में है पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड KMnO4, और इससे नैनो धागों से नैनो फैब्रिक और तेल में अपने वजन का 20 गुना अवशोषित कर सकता है। इस नैनो टावल की क्या विशेषता है कि ये तेल के अंदर अपने वजन से भी 20 गुना ज्यादा अवशोषित कर सकता है, तेल के अंदर डालेंगे तो जो इसका वेट है उससे 20 गुना अवशोषित कर सकता है, इतनी एफिशिएंसी है इस नैनो टावल की। और ये नैनो टावल बना होता है पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड से, और इसका यूज करते हैं तेल रिसाव पर, तेल रिसाव होने पर इसका यूज किया जाता है। तो ये तो दिख ही रहा है भाई, जब ये अपने वजन से भी 20 गुना अवशोषित कर सकता है तो इसका यूज करते हैं तेल के रिसाव को रोकने के लिए। गुड आफ्टरनून राजेश, समझ गए क्या? तो नैनो फैब्रिक है ये जो पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड के धागों से बना है, और इसका यूज करते तेल रिसाव को कंट्रोल करने के लिए। अब ये है भारत में नैनो विशन, भारत में NSTM नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, नैनो विज्ञान और तकनीकी मिशन की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 2007 में की गई थी। तो बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी भी नहीं है ये, अभी 2007 में ही तो शुरुआत हुई है। कहाँ स्पेस साइंस की शुरुआत 62 में हो गई थी, 62 में इनकॉस पार बन गया था, और
तो वो बहुत पहले की बातें हैं। ये नैनोटेक अभी लेटेस्ट टेक्निक है। तो नैनोटेक की शुरुआत भारत में तो 2007 में ही तो हुई है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा 2007 में की गई है। और ये नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की नोडल एजेंसी के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग तथा इसके क्रियान्वयन हेतु नैनो मिशन परिषद का गठन किया गया था। मतलब ये जो नैनो साइंस के लिए बनाया गया था, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन। तो इस नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन की नोडल एजेंसी के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इसके क्रियान्वयन के लिए नैनो मिशन परिषद का गठन किया। तो भारत में नैनो साइंस की शुरुआत कब हुई थी? 2007 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा की गई थी। साइंस एंड टेक ने नैनो के लिए अलग बनाया डिपार्टमेंट, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन बनाया और इसकी नोडल एजेंसी के रूप में नैनो मिशन परिषद का गठन किया था। तो ये ज्यादा पुरानी टेक्निक नहीं है। इस नैनो मिशन परिषद की सहायता हेतु 2 सलाहकारी समूह बनाए गए थे। ये परिषद है ना, तो ये वही है नैनो मिशन परिषद। इस नैनो मिशन परिषद की सहायता हेतु 2 सलाहकारी समूह बनाए गए थे, नैनो विज्ञान सलाहकारी समूह और नैनो अनुप्रयोग और तकनीकी सलाहकारी समूह। कैलाश विराट। इस नैनो मिशन परिषद की सहायता हेतु 2 सलाहकारी समूह बनाए, नैनो विज्ञान सलाहकारी समूह और नैनो अनुप्रयोग और तकनीकी सलाहकारी समूह। नैनो मिशन परिषद के अध्यक्ष हैं CNR राव। नैनो मिशन परिषद के अध्यक्ष हैं CNR राव और वर्तमान अध्यक्ष पता करके आना भाई, दीप इसके वर्तमान अध्यक्ष। नैनो मिशन परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन हेतु सरकार के द्वारा 650 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी गवर्नमेंट काफी खर्चा कर ही रही है भाई। स्पेस साइंस का भी एक मिशन लॉन्च होता है तो ये इतने ही करोड़ों का होता है, वो भी 400-500 करोड़ का ही होता है। तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन हेतु सरकार के द्वारा 650 करोड़ का बजट पारित किया गया। NSTM को 2 चरणों में शुरू किया गया था, 2007 से 2012 और फिर 2012 से आगे। तो सबसे पहले ये बनाया गया था नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन। इसके लिए नोडल एजेंसी बनाई थी नैनो मिशन परिषद। नैनो मिशन परिषद की सहायता हेतु 2 सलाहकारी समूह बनाए, नैनो विज्ञान सलाहकारी समूह, नैनो अनुप्रयोग और तकनीकी सलाहकारी समूह। फिर ये जो NSTM बनाया, इसके लिए सरकार का बजट था 650 करोड़ रुपए और इसको 2 चरणों में चलाया गया। पहला चरण था 2007 से 2012 और वर्तमान चरण है 2012 से आगे तक का। इस तरीके से भारत में नैनो साइंस आई थी 2007 के अंदर। नैनो साइंस एंड ये टेक्नोलॉजी मिशन चल रहा है भारत के अंदर। NSTM के तहत देश भर में 14 संस्थानों में 19 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें से 11 नैनो विज्ञान हेतु, 7 नैनो तकनीकी हेतु और 1 पदार्थ विज्ञान केंद्र है। तो भारत में इसके 19 उत्कृष्टता केंद्र है। 19 में से 11 तो नैनो विज्ञान हेतु, 7 है नैनो तकनीकी के लिए और 1 है पदार्थ विज्ञान केंद्र। इनमें IIT मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, BHU, IIS बेंगलुरु, TIFR बॉम्बे प्रमुख है। इनमें ये जो संस्थान है ना, इन संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्रों में ये नाम प्रमुख है। नैनो विज्ञान और नैनो तकनीकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ये ध्यान रखना भाई, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये। नैनो साइंस और नैनो तकनीकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इनकोसेट 2020 भारत के कोलकाता में मार्च 2020 में आयोजित किया गया था। नैनो विज्ञान पर ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। देखो UPSC का तो पता नहीं है अभी, दीप पढ़ा पाऊंगी या नहीं पढ़ा पाऊंगी, अभी तो मैं इसको तो सिलेबस कराऊं। नैनो विज्ञान और नैनो तकनीकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इनकॉनसेट 2020
भारत के कोलकाता में मार्च 2020 में आयोजित किया गया था। अब ये नैनो साइंस कंप्लीट हो गई है। देखो सुन लो, मैंने ना यूट्यूब पे करा दिया है आपको, स्पेस साइंस कंप्लीट करा दी है। स्पेस साइंस का कंप्लीट वन शॉट एक वीडियो भी है, जो आप वहां यूट्यूब पे वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने सूचना और संचार तकनीकी का भी पूरा वन शॉट वीडियो डाल रखा है, जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। सारी लेटेस्ट क्लासेस हैं। बायोटेक का भी एक वीडियो डला हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, वो 4-5 महीने का पहले का है। मैं अभी दोबारा से भी पढ़ा दूंगी आपको बायोटेक। और ये है ना, क्या है यहाँ पर, नैनो साइंस, जो कि आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी टेक के अंदर कौन सा टॉपिक बचा है आपका, ओनली मेरे को पढ़ाना है अब डिफेंस साइंस का, है ना, डिफेंस और एक कंप्यूटर्स। तो पहले मैं इन दोनों को ही करा दूंगी। बायोटेक तो क्या है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो तो मैं 2-2 घंटे में करा दूंगी बायोटेक तो लेके। ठीक है, इस हो गए फिर तो टेक के, तो यही तो टॉपिक है, बायोटेक की तो बच रही है। इसके अलावा डिफेंस आपको थोड़ी रटनी पड़ेगी। इसमें मिसाइलों के सन आते हैं, कब लॉन्च हुई थी, कौन से किस काम के लिए है, तो वो मिसाइलें भी थोड़ी टफ पड़ती हैं।